हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 बायोलॉजी पार्ट का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 161 से 170 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, पर्सन्स विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, दिस इज़ ड्यू टू। सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ एंटी-A एंड एंटी-B इन प्लाज्मा। तो ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है अगर RBC को आप ऐसा इमेजिन करिए तो इसके ऊपर यहाँ पे एंटीजन A और एंटीजन B दोनों भी प्रेजेंट होगा। तो इसकी वजह से जो प्लाज्मा है, यानी जो ब्लड इसके आसपास होगा ह्यूमन के बॉडी में, उसके अंदर एंटी-A और एंटी-B ये दोनों भी एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एंटी-A और एंटी-B उस पर्सन के ब्लड में प्रेजेंट हुए तो ये दोनों इससे बाइंड कर जाएंगे, यानी एंटी-A से बाइंड कर जाएगा और एंटी-B B से बाइंड कर लेगा। तो इसकी वजह से उसका जो पूरा ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि अगर आपके RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आपको एंटीबॉडीज़ ब्लड में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे में क्वेश्चन में दिया गया है कि AB ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज़ ब्लड में मतलब प्लाज्मा में नहीं मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर आप बाकी ऑप्शन रीड करेंगे तो वो इसमें मैच नहीं करेंगे एज़ पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, सेल डिवीज़न से ही है। पूछा गया, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स दैट इज़ 2n इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज़ 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर S फेज। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन है तो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, ये सिंपल सा सेल साइकिल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2n का वैल्यू जो है वो 8 है, यानी n का वैल्यू यहाँ पे 4 है एक फ्रूट फ्लाई के अंदर, यानी यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की बात हो रही है। तो जब आप सेल साइकिल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 4 मेन फेजेस होते हैं, G1, S, G2 और M। तो इसमें से G1 फेज़ में आपको बताया गया है कि 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे G1 में 8 क्रोमोसोम्स हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आफ्टर S फेज़। तो आपको पता है कि S फेज़ में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, यानी जो क्रोमोसोम होगा उसका रेप्लिकेशन होके वो जॉइंट तो रहेगा सेंट्रोमियर पे ही। तो इसके वजह से भले ही वो रेप्लिकेट हो जाए लेकिन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम स्टिल 8 ही होंगे, क्योंकि वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। ये नंबर डबल तब होगा जब ये सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, यानी एनाफेज़ में जब ये दोनों क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे तो इसे हम 2 क्रोमोसोम कहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा बॉडी बन रहा है यानी एक ही सेंट्रोमियर जॉइन है तो उसे हम 1 क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे। अगर ऐसा है तो इसे हम 2 क्रोमोसोम काउंट करेंगे। तो भले ही S फेज़ के बाद DNA रेप्लिकेशन होने के बाद DNA का अमाउंट बढ़ा हो लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। तो इस सिंपल से लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे तो ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि जितने क्रोमोसोम G1 फेज़ में थे उतने ही S फेज़ के बाद भी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और अगर आपको पूछा जाए कि एना फेज़ के बाद कितना होगा तो वहाँ पे 16 हो सकता है, लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ है तो उसके पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। तो अगेन ये बहुत सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो रिसेप्टर होता है स्पर्म से बाइंड करने के लिए, एग सेल की जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर होती है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर आप यहाँ पे एग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता है ज़ोनो पेलुसिडा जो लेयर है इसमें जो मेजर रिसेप्टर्स है स्पर्म के बाइंडिंग के लिए वो पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT से यानी 11th क्लास के NCERT से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडिए। तो आपको पता है जो मस्कीडिए उसमें से हाउस फ्लाई बिलोंग करता है। तो बहुत ही सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने NCERT का ये लाइन एक भी बार अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसे डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हैं विथिन 10 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन फिर से बायोमोलिक्यूल्स के उस टेबल से पूछा गया है
जो कि पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन में भी था। तो यहाँ पे आपको पता है लेक्टिन में कॉन्केवलिन ए दिया गया है, टॉक्सिन में एब्रिन और रिशिन होता है। तो यहाँ पे आपको ड्रग्स में रिशिन दिया है तो ये गलत हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एल्कोलॉइड्स में आपको पता है मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन ये सब एल्कोलॉइड्स होते हैं। और टॉक्सिन में अगर आप देखेंगे तो एब्रिन और रिशिन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स में आपको रिशिन दे दिया गया जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा गया वेनरल डिसीज़ कैन स्प्रेड थ्रू। तो वेनरल डिसीज़ पहले आपको पता होना चाहिए कि STDs को कहा जाता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो इनमें से यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, तो अगर स्टेराइल नीडल्स हुए तो उससे तो नहीं स्प्रेड हो सकता। अगर वो इन्फेक्शन कॉजिंग नीडल्स रहेंगे, यानी एक ही नीडल से 2-3 लोगों का अगर इंजेक्शन दिया जाए या ड्रग्स लिया जाए तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर स्टेराइल नीडल्स है तो उससे तो नहीं होने का चांस है। अगला ऑप्शन है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होंगे, यानी जो ब्लड है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जाएगा, जिसके द्वारा जो इन्फेक्शियस एजेंट जो पैथोजन है वो भी जा सकता है। तो ये एक हो सकता है। अगले ऑप्शन में दिया गया इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे इससे भी जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्रॉस करके जो पैथोजन है वो पास हो सकता है। अगला है किसिंग एंड इनहेरिटेंस। तो ये बात गलत है, वेनरल डिसीज़ ऐसे पास नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी और सी यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा। हो सकता है आपको ई में कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि मदर टू फीटस इनहेरिटेंस है, लेकिन अगर आप गलती से कंफ्यूज हो भी गए BCE होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन में ऐसा दिया भी नहीं है और करेक्ट भी यही होगा कि बी और सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। तो आपको पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से था। इसमें से अगर आपको इन सारे ऑर्गेनेल्स का नाम याद होगा तो ER होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, लाइजोसोम और वैक्यूल्स, ये होते हैं मेजरली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देगा, ये गलत है। फिर सेकंड में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, फोर्थ वाले में भी। तो इससे तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिन्होंने भी इसे अच्छे से रीड किया होगा उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा गया है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? तो हमें यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन का टेक्निक बताना है। तो वैसे तो आपको पता है PCR भी अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे PCR किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आइए हम बाकी ऑप्शन एक बार रीड करके देखते हैं। फर्स्ट दिया गया हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो ये बात गलत है, हाइब्रिडाइजेशन से तो हम म्यूटेशन वगैरह पता लगा सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग अगेन ये प्रोटीन्स वगैरह के एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकता है, ना कि डिसीज़ के लिए एज सच। सदर्न ब्लॉटिंग में आपको पता है DNA का हम एनालिसिस करते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है, तो ये हो सकता है यूज़ किया जाए। और एलाइजा आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है कि उसे हम डिटेक्ट कर सकें। अगर आपके अंदर HIV का वायरस गया तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे बॉडी के अंदर रहेंगी, तो उनका हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर HIV के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में मिली तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें HIV का इन्फेक्शन हुआ है। इस तरीके से हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो सदर्न ब्लॉटिंग या एलाइजा दोनों भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो दोनों की भी जो एक्यूरेसी है, यानी कितने कम लेवल तक वो डिटेक्ट कर सकता है, वो मैटर करता है। अगर यहाँ पे हम NCERT को फॉलो करें तो यहाँ पे एलाइजा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि NCERT में आपको rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA, PCR और एलाइजा ये तीनों अर्ली डायग्नोसिस के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग इसको देखें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, पूछा गया है विथ रिगार्ड्स टू इंसुलिन चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया C पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो ये बात सही है क्योंकि पहले तो A, B और C ये 3 पेप्टाइड चेंज होते हैं, लेकिन लास्ट में जब ये प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन के ओर फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो C पेप्टाइड है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। तो इसके वजह से C पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ C पेप्टाइड। तो ये वाली बात जो है वो गलत है।
क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमको जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाना है तो हम सिर्फ ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बना के उसके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से उसे जोड़ देंगे। सी पेप्टाइड बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर सी पेप्टाइड आपको चाहिए तो वो नेचुरली बनेगा, वो भी जब मैच्योर होता है तो उसमें से निकाल दिया जाता है। देन थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल प्रो इंसुलिन बनता है वहाँ पे ए, बी और सी तीनों भी पेप्टाइड चेन्स होती हैं। देन फोर्थ में दिया गया है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो ये भी करेक्ट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ए चेन और बी चेन के बीच में आपको डाइसल्फाइड यानी एस के ब्रिजेस मिलेंगे जो कि इन्हें कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ए, सी एंड डी ओनली, क्योंकि यहाँ पे बी इनकरेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियेजेस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज। तो आपको पता है जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वहीं पे जाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं, और वो साइट मेजरली जो होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से बनी हुई होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा GAATTC ये इको R1 का पैलिंड्रोमिक साइट है जो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉली एडिनाइलेट टेल सीक्वेंस तो ये बात गलत है, यहाँ पे नहीं कट करता। डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस ये भी गलत है। ओकाज़ाकी सीक्वेंस ये भी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये आपको अगर रेस्ट्रिक्शन साइट भी दिया गया होता तो वो भी यहाँ पे सही हो जाता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे देता हूँ ताकि आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ सकें। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। कीप स्टडीइंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।